तो दोस्तों मार्वल व्हाट इफ सीरीज मार्वल स्टूडियोज के सबसे हिट शोज में से एक है और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल व्हाट इफ सीरीज के अंदर हमें जो स्टोरीज दिखाई गई हैं वैसी स्टोरीज हमने एमसीयू के अंदर कभी नहीं देखी है। इस मार्वल व्हाट इफ के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं एंड अब सिर्फ 2 दिनों के बाद इस व्हाट इफ का सीजन 3 भी आने वाला है, जिसके अंदर हमें सीजन 1 और सीजन 2 के आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी। लेकिन दोस्तों सीजन 3 के अंदर हमें जो स्टोरी दिखाई जाएगी उसे जानने से पहले आप सभी के लिए सीजन 1 और सीजन 2 की स्टोरी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 को जानने के बाद ही आप सब सीजन 3 को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल व्हाट इफ के सीजन 1 की स्टोरी को रिकैप करते हैं और इस एक ही वीडियो के अंदर पूरे सीजन 1 की स्टोरी को जानते हैं। और हाँ दोस्तों, जिस तरह से सीजन 1 की स्टोरी है ठीक उसी तरह से हम एक वीडियो सीजन 2 पर भी लेकर आएंगे एंड वो वाली वीडियो कल आएगी, इसीलिए उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। बाकी आपको आज वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इफ सीरीज मार्वल की एक एनिमेटेड सीरीज है जिसके अंदर टोटल 9 एपिसोड्स हैं। व्हाट इफ की पूरी सीरीज मार्वल के मल्टीवर्स के ऊपर बेस्ड है, जिसके हर एक एपिसोड के अंदर हमें मार्वल मल्टीवर्स के एक अलग यूनिवर्स की स्टोरी दिखाई गई है और फिर इस सीरीज के एंड में इन सारे एपिसोड्स की स्टोरी को आपस में जोड़ दिया गया है। तो चलिए अब इस जानकारी को जानने के बाद मार्वल व्हाट इफ के सीजन 1 के पहले एपिसोड की बात करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है मार्वल के मल्टीवर्स से, जिसके अंदर अलग अलग और बहुत सारे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मार्वल के इसी मल्टीवर्स के अंदर एक ऐसा पावरफुल बीइंग भी है जिसका नाम वॉचर है और ये वॉचर एक ऐसा बीइंग है जो कि हर यूनिवर्स के अंदर चलने वाली सारे इवेंट्स को देख सकता है और ये टाइम की शुरुआत से ही हमेशा ही इस तरह से नजर रखता आया है। वॉचर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मार्वल के यूनिवर्स में इवन मल्टीवर्स के अंदर भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वॉचर किसी भी मामले में कोई दखल नहीं देता और वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सेस में चलने वाले इवेंट्स को देखता रहता है। यहाँ वॉचर बताता है कि किसी यूनिवर्स के अंदर किस तरह से सिर्फ एक घटना के बदलने की वजह से आगे की आने वाले कितनी सारी घटनाएं बदल जाती हैं और फिर उससे एक नया यूनिवर्स बन जाता है। और इसी तरह से हर एक डिसीजन और हर एक चॉइस की वजह से लगातार बहुत सारे ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस बनते जा रहे हैं और उससे मार्वल का मल्टीवर्स लगातार बड़ा होता जा रहा है। इसके बाद वॉचर दिखाता है कि किस तरह से एक यूनिवर्स के अंदर जब स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम मिला था तब वो कैप्टन अमेरिका बना था, लेकिन मल्टीवर्स के किसी एक दूसरे यूनिवर्स के अंदर किस तरह से एक छोटे से बदलाव की वजह से स्टीव रॉजर्स की बजाय कोई और सुपर सोल्जर बना था। इसके ठीक बाद ही पहला एपिसोड स्टार्ट होता है, जिस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर वर द फर्स्ट एवेंजर, यानी कि क्या होता अगर कैप्टन कार्टर फर्स्ट एवेंजर बनती। इसमें कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जहां पर जर्मनी और दूसरे देशों के बीच लड़ाई चल रही थी। जिस वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका और जर्मनी भी आपस में वॉर कर रहे थे, लेकिन जर्मनी की हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन और उसका लीडर रेड स्कल अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा बन चुका था और इसीलिए रेड स्कल और हाइड्रा से लड़ने के लिए अमेरिका ने स्टीव रॉजर्स को चुना था ताकि वो स्टीव रॉजर्स को एक सुपर सोल्जर बनाकर हाइड्रा और जर्मनी को हरा सकें। लेकिन जब स्टीव रॉजर्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था तब उसी टाइम पर हाइड्रा का एक एजेंट वहां पर आ जाता है और वो उस एक्सपेरिमेंट को खराब करते हुए स्टीव रॉजर्स को गोली मार देता है और वहां से सीरम को चुराकर भाग रहा होता है। लेकिन सही टाइम पर पैगी कार्टर उसे पकड़ लेती है और उसे खत्म करके सीरम को बचा लेती है। और अब क्योंकि अब स्टीव रॉजर्स घायल हो चुका था इसीलिए अब वो एक्सपेरिमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और क्योंकि उस टाइम पर उनके पास पावर सप्लाई लिमिटेड थी इसीलिए वो लोग उस काम को सिर्फ एक ही बार कर सकते थे। एंड देन इसीलिए पैगी कार्टर ये डिसाइड करती है कि वो ही सुपर सोल्जर सीरम लेगी एंड देन वो ही सुपर सोल्जर बनेगी। इसके बाद ठीक ऐसा ही होता है, पैगी कार्टर सुपर सोल्जर सीरम को लेकर एक सुपर सोल्जर बन जाती है, जिसके बाद उसे नाम मिलता है कैप्टन कार्टर। इसके बाद ही कैप्टन कार्टर को मिशन पर भेजा जाता है, जहाँ पर वो हाइड्रा के गुंडों से लड़कर उनसे टेसरेक्ट को हासिल कर लेती है। जिसके बाद टेसरेक्ट का यूज करके हावर्ड स्टार्क उससे एक सूट बनाता है, जो सूट एक तरह से आयरन मैन के सूट जैसा होता है और उस सूट को नाम दिया जाता है हाइड्रा स्टॉम्पर। ये सूट स्टीव रॉजर्स को दिया जाता है, जिसके बाद स्टीव रॉजर्स और कैप्टन कार्टर दोनों मिलकर हाइड्रा के गुंडों से लड़ते हैं। लेकिन एक मिशन के अंदर हाइड्रा स्टीव रॉजर्स को किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद ही रेड स्कल उसके सूट के अंदर से टेसरेक्ट को निकाल लेता है एंड देन वो उसकी मदद से एक पोर्टल खोलता है और एक बड़े से ऑक्टोपस जैसे मॉन्स्टर को अर्थ पर बुलाता है ताकि वो उस मॉन्स्टर की मदद से अपने दुश्मनों को मारकर दुनिया पर राज कर सके। लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर कैप्टन कार्टर आ जाती है और वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और वो रेड स्कल को भी खत्म कर देता है। इसके बाद ही कैप्टन कार्टर उस मॉन्स्टर को पोर्टल के अंदर वापस धकेलती है, लेकिन क्योंकि मॉन्स्टर बहुत पावरफुल होता है इसीलिए कैप्टन कार्टर को अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर को पोर्टल में तो डाल देती है, बट उस मॉन्स्टर के साथ साथ वो भी पोर्टल के अंदर चली जाती है एंड देन पोर्टल के बंद होने की वजह से कैप्टन कार्टर अंदर ही फंस जाती है। और फिर इसके बाद हमें 70 साल बाद की कहानी दिखती है, जहाँ पर साल होता है 2012। यहाँ पर शील्ड से निक फ्यूरी और हॉकाई दोनों टेसरेक्ट क्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उससे एक पोर्टल को खोलते हैं, जिसके बाद उसी पोर्टल के अंदर से पैगी कार्टर बाहर निकलती है, जिसे ये पता लगता है कि वो 70 साल फ्यूचर में आ चुकी है। और फिर यहीं पर पहला एपिसोड एंड हो जाता है। दूसरे एपिसोड का नाम है व्हाट इफ टिचाला बिकेम अ स्टार लॉर्ड। इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही वॉचर बताता है कि जहाँ एक यूनिवर्स के अंदर योंडू ने पीटर क्विल को किडनैप किया था, जिसके बाद वो स्टार लॉर्ड बना था,
ठीक उसी तरह से एक दूसरे यूनिवर्स के अंदर योंडू के आदमी पीटर क्विल के बजाय वकांडा जाकर टिचाला को किडनैप कर लेते हैं और फिर योंडू टिचाला से ये बोलता है कि वकांडा बर्बाद हो चुका है, जिसके बाद ही टिचाला योंडू के साथ चला जाता है और हमेशा उसके साथ ही रहने लगता है। एंड देन इस यूनिवर्स के अंदर टिचाला ही स्टार लॉर्ड बनता है। लेकिन ये टिचाला यानी कि स्टार लॉर्ड एक ऐसा लुटेरा होता है जो कि अमीरों से लूटकर गरीबों को देता है। ये बहुत ही अच्छा इंसान था और इसीलिए सब लोग इसे पसंद करते थे और सबकी इससे दोस्ती भी थी। यहाँ तक कि थैनोस भी इसका दोस्त था और अपने यूनिवर्स के अंदर इसने थैनोस को भी ये समझा दिया था कि उसे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करके आधे यूनिवर्स को नहीं मारना चाहिए। और बड़ी बात तो यह कि थैनोस इसकी बात समझ भी गया था। इसके बाद नेबुला स्टार लॉर्ड से मिलती है और वो उसे बताती है कि कलेक्टर के पास एक खास ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का नाम है एम्बर्स ऑफ जेनेसिस। और ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी बंजर प्लेनेट को बिल्कुल हरा भरा कर सकता है। और क्योंकि टिचाला बहुत ही अच्छा इंसान था, इसीलिए वो ये सोचता है कि वो इस ऑब्जेक्ट की मदद से पूरे गैलेक्सी के सारे प्लैनेट्स को हरा भरा कर देगा, जिसके बाद किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद ये टिचाला अपनी टीम को तैयार करता है और सबके साथ मिलकर कलेक्टर के पास जाता है और कलेक्टर से लड़कर उससे एम्बर्स ऑफ जेनेसिस छीन लेता है और लोगों की मदद करने लगता है। लेकिन इसी दौरान टिचाला को ये भी पता लग जाता है कि उसका देश वकांडा अभी भी बिल्कुल सलामत है और उसका घर परिवार अभी भी उसे ढूंढ रहा है। ये जानकर टिचाला योंडू से पूछता है, जिस पर योंडू भी उसे सब सच बता देता है। जिसके बाद ही योंडू और टिचाला अपने सारे साथियों के साथ मिलकर वकांडा जाते हैं और फिर वो वहाँ पर अपने परिवार से मिलता है। एंड देन इसके बाद ही टिचाला न सिर्फ गैलेक्सी का हीरो बन जाता है, बल्कि साथ ही साथ उसे अपना परिवार भी वापस मिल जाता है। जिसके बाद ही एपिसोड 2 एंड हो जाता है। अब बात करते हैं एपिसोड 3 की, जिस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स माइटिएस्ट हीरोज, यानी कि क्या होता अगर दुनिया अपने सबसे महान सुपर हीरोज को खो देती। इस एपिसोड के शुरू होते ही वॉचर बताता है कि जहां एक यूनिवर्स के अंदर निक फ्यूरी सारे सुपर हीरोज को इकट्ठा करके एवेंजर्स टीम बनाता है, वहीं एक दूसरे यूनिवर्स के अंदर जब निक फ्यूरी सुपर हीरोज को इकट्ठा करके एवेंजर्स बना रहा होता है, तब उसका ये प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि जितने भी सुपर हीरोज को निक फ्यूरी एवेंजर्स में जोड़ता है वो सारे एक एक करके मारे जाते हैं। इसमें सबसे पहले निक फ्यूरी ब्लैक विडो के साथ मिलकर आयरन मैन के पास जाता है, जहाँ पर ब्लैक विडो जैसे ही आयरन मैन को एक इंजेक्शन देती है, वैसे उसके बाद ही आयरन मैन मर जाता है। इसके बाद ही हम थॉर को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर अनवर्दी होता है और अपने हथौड़े को उठाने आता है। बट इसी टाइम पर हॉकाई का तीर सीधा थॉर को लगता है और वो भी मर जाता है। देन थॉर को मारने की वजह से हॉकाई को जब जेल में रखा होता है, तब अचानक से बैठे बैठे हॉकाई की भी मौत हो जाती है। आगे निक फ्यूरी ब्लैक विडो से कहता है कि वो इन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, जिसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीधा ब्रूस बैनर के पास जाती है, क्योंकि ब्रूस बैनर को भी एवेंजर्स में जोड़ा गया होता है। लेकिन यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है और देखते ही देखते बहुत ज्यादा फूलने लगता है और फिर एक टाइम पर वो फट जाता है, जिससे हल्क यानी कि ब्रूस बैनर की भी मौत हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जैसे लोकी को थॉर के मरने की खबर मिलती है, वैसे ही वो एसगार्डियन आर्मी को लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने निक फ्यूरी को मारने आता है और पूरे अर्थ को मिटाने लगता है। लेकिन निक फ्यूरी उसे समझा देता है कि थॉर को उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है और इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम चाहते हैं ताकि वो उस कातिल को ढूंढ ले। इधर ब्लैक विडो इस बात का पता लगा लेती है कि आखिर वो कौन है जो कि सारे सुपर हीरोज को मार रहा है, लेकिन इसी के तुरंत बाद उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन अपने मरने के ठीक पहले वो निक फ्यूरी को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद निक फ्यूरी को ये पता लग जाता है कि इन सब के पीछे हैंक पिम का हाथ है और वो ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसकी बेटी होप वैन डाइन काफी टाइम से शील्ड की एजेंट थी, लेकिन फिर एक मिशन के दौरान उसकी मौत हो गई और फिर उसके बाद से हैंक पिम को यह लगने लगा कि उसकी बेटी की मौत के जिम्मेदार निक फ्यूरी और शील्ड वाले हैं। एंड देन उसके बाद से वो उन सबसे बदला ले रहा है। इसके बाद ही निक फ्यूरी एक कब्रिस्तान में जाता है जहाँ पर होप वैन डाइन की ग्रेव होती है, बट यहीं पर निक फ्यूरी का पीछा करते हुए हैंक पिम भी अंदर आ जाता है और वो निक फ्यूरी से मिलकर उसे सारी बात बताता है और वो भी उससे कहता है कि आखिर वो ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसकी वजह से उसकी बेटी की मौत हुई है। और फिर हैंक पिम निक फ्यूरी से ये भी कहता है कि अब वो उसे भी मार देगा। लेकिन जब हैंक पिम उसे मारने की कोशिश करता है, तब उसे पता लगता है कि वो निक फ्यूरी नहीं बल्कि असलियत में लोकी है और फिर यहीं पर लोकी अपने मैजिक का यूज करके हैंक पिम को हरा देता है। लेकिन फिर अपने भाई की मौत का बदला लेने के बाद वापस जाने की बजाय लोकी अर्थ पर ही रुक जाता है और पूरी दुनिया पर कब्जा करने लगता है। लेकिन निक फ्यूरी जब ये देखता है कि लोकी ने दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, तब वो कैप्टन मार्वल को बुलाता है और सालों से बर्फ में दबे कैप्टन अमेरिका को बाहर निकालता है। लेकिन फिर इसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसके बाद है एपिसोड 4, जिस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लॉस्ट इट्स हर्ट इंस्टेड ऑफ हिज हैंड्स। इस एपिसोड के अंदर वॉचर हमें बताता है कि जिस तरह से एक यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक कार एक्सीडेंट में अपने हाथों को खोने के बाद कामरताज जाकर एंशिएंट वन से जादू सीखा था एंड देन वो सॉर्सरर सुप्रीम बने थे, ठीक उसी तरह से एक अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी जीएफ क्रिस्टीन पाल्मर के साथ मिलकर डेट पर जाता है, तब वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बट इस वाले एक्सीडेंट के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ भी नहीं होता, बट उसकी बजाय उसकी जीएफ मारी जाती है।
और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उसके लिए कामरता जाता है और वहां जाकर मैजिक सीखता है। एंड देन वहां पर वो टाइम स्टोन को कंट्रोल करना भी सीख जाता है और एक महान जादूगर बनकर डोरमामू को भी हराता है। और फिर क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से जिंदा करना चाहता था, इसीलिए वो टाइम स्टोन का यूज करके पास्ट में जाता है और उस इवेंट को चेंज करने की कोशिश करता है ताकि क्रिस्टीन की जान बच जाए। लेकिन इवेंट के अंदर चेंज करने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज ये देखता है कि उसका एक्सीडेंट हो ही जाता है और इस बार भी क्रिस्टीन मारी जाती है। बट फिर डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से टाइम को रिवर्स करता है, लेकिन इस बार भी क्रिस्टीन मारी जाती है। वो अगली बार फिर टाइम रिवर्स करता है, बट क्रिस्टीन फिर से मारी जाती है। और फिर इसी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत बार टाइम को रिवर्स करता है, लेकिन हर बार क्रिस्टीन मारी जाती है। लेकिन फिर इन सब के बाद एंशिएंट वन वहां पर आती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि उनके यूनिवर्स के अंदर क्रिस्टीन की मौत एक एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसे बदला ही नहीं जा सकता और वो इवेंट होकर ही रहेगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि क्रिस्टीन की डेथ की वजह से ही डॉक्टर स्ट्रेंज कामरताज जाकर मैजिशियन बना था और फिर उसने टाइम स्टोन का यूज करके टाइम को रिवर्स किया था। एंड दैट्स व्हाई अगर क्रिस्टीन मरेगी नहीं तो डॉक्टर स्ट्रेंज कभी जादूगर नहीं बनेगा और वो कभी टाइम स्टोन का यूज करके टाइम को रिवर्स नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन की बात नहीं मानता और वो बार बार कोशिश करके इस एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम को चेंज करने की कोशिश करता है। और ऐसा करने के लिए वो पास्ट में जाता है और बहुत सारे एडवांस मैजिक को सीखता है और कैग्लियोस्ट्रो की लाइब्रेरी में जाकर बहुत सारे मैजिकल बुक्स को पढ़ के अपने मैजिक को और एडवांस कर लेता है। साथ ही साथ वो बहुत सारे मिस्टिकल क्रीचर्स की पावर्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और फिर इन सब के बाद वो क्रिस्टीन को मरने से बचा लेता है। लेकिन क्योंकि इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज ने नेचर के लॉस को तोड़ दिया था, इसीलिए इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा यूनिवर्स ही कोलैप्स हो जाता है। ये डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो वॉचर को भी देख पा रहा था और इसीलिए अपने यूनिवर्स को खत्म होता देख वो वॉचर से मदद मांगता है, लेकिन वॉचर भी उसकी कोई मदद नहीं करता। जिसके बाद इस डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता है और उसके साथ ही क्रिस्टीन भी खत्म हो जाती है। एंड देन डॉक्टर स्ट्रेंज को ये समझ आता है कि जो भी उसने किया वो सब गलत था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब ये डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पूरे यूनिवर्स के अंदर अकेला रह गया था। जिसके साथ ही ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। इसके बाद आता है 5वां एपिसोड, जिसका नाम है व्हाट इफ ज़ॉम्बीज। यानी कि इस एपिसोड में हमें कहानी दिखाई गई है एक ज़ॉम्बी यूनिवर्स की। इस यूनिवर्स के अंदर जब हैंक पिम अपनी वाइफ जेनेट वैन डाइन को ढूंढते हुए जब क्वांटम रियल्म के अंदर जाता है, तब उसे उसकी वाइफ तो मिल जाती है, लेकिन यहीं पर हमें यह भी पता लगता है कि क्वांटम रियल्म के अंदर रहने के दौरान जेनेट वैन डाइन एक वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी, जिस वायरस ने उसे पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बना दिया था। और इसीलिए जब हैंक पिम उससे मिलता है तब वो उसे भी काटकर उसे एक ज़ॉम्बी बना देती है। इसके बाद ज़ॉम्बी हैंक पिम और ज़ॉम्बी जेनेट वैन डाइन दोनों क्वांटम रियल्म से निकलकर दुनिया में वापस आ जाते हैं। लेकिन वापस आते ही वो एक एक करके पूरी दुनिया के सारे लोगों को अपने वायरस से इन्फेक्टेड करने लगते हैं और धीरे धीरे करके सबको ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। जिसके बाद 2 का 4 और 4 का 8 होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे करके ये ज़ॉम्बी फैलने लगते हैं और जो भी इनके चपेट में आता जाता है वो सारे भी ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। इन सबको 2 हफ्ते बीत जाते हैं, जिसके बाद ब्रूस बैनर अर्थ पर आता है और वो सभी को बताता है कि थैनोस आ रहा है। लेकिन वो ये देखता है कि दुनिया के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, यहाँ तक कि उसके साथ ही एवेंजर्स भी। बट तभी ब्रूस बैनर स्पाइडरमैन और होप से मिलता है, जो कि न सिर्फ ब्रूस बैनर को ज़ॉम्बीज के काटे जाने से बचाते हैं, बल्कि उसे अपने साथ सेफ जगह पर ले जाते हैं। इसके बाद ही हमें बताया जाता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर कौन कौन है जो कि अभी भी ज़ॉम्बी वायरस से बचा हुआ है। इनमें शामिल होते हैं स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर, वास्प यानी कि होप वैन डाइन, शेरन कार्टर, बकी बार्न्स, हैप्पी होगन और वकांडा की ओकोए। इसके बाद ही ये सब इकट्ठा होते हैं और उन्हें ये पता लगता है कि कोई ऐसा है जिसने न्यू जर्सी के अंदर इस ज़ॉम्बी वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। जिसके बाद ही वो सभी एक ट्रेन में बैठकर न्यू जर्सी के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन पर ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाता है और इसीलिए उनमें से कुछ लोग वहाँ भी मारे जाते हैं। बचे हुए लोग जब न्यू जर्सी पहुंचते हैं तब वो ये देखते हैं कि वहाँ पर विजन और टिचाला मिलते हैं, जहाँ पर विजन उन सबको बताता है कि उसके माइंड स्टोन के अंदर ऐसी पावर्स हैं कि उससे वो सभी ज़ॉम्बीज का इलाज कर सकते हैं और उन्हें पहले की तरह ठीक कर सकते हैं। यहीं पर वो सभी से स्कॉट लैंग को मिलवाता है और उन सभी को ये भी बताता है कि उसने अपने माइंड स्टोन की रेडिएशन का यूज करके स्कॉट लैंग को ठीक भी किया है। लेकिन अब इस रेडिएशन को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए और सभी को एक साथ ज़ॉम्बी वायरस से बचाने के लिए उनके पास वहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी और इसीलिए वो सब वकांडा जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वकांडा में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी। इसके बाद ही विजन अपना माइंड स्टोन निकालकर उसे टिचाला और स्पाइडरमैन को दे देता है। जिसके बाद टिचाला, स्पाइडरमैन और स्कॉट लैंग तीनों एक प्लेन लेकर वहाँ से सीधा वकांडा की तरफ निकल जाते हैं और बाकी बचे हुए लोग सभी ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए वहीं पर रुकते हैं। लेकिन जब ये तीनों वकांडा जा रहे होते हैं तभी हमें ये पता लगता है कि थैनोस पहले से ही वकांडा पहुंच चुका है, जहाँ पर पहले से उसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। बट ये थैनोस भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है जो कि यहाँ पर माइंड स्टोन का वेट कर रहा है। एंड देन ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसके बाद चालू होता है 6वां एपिसोड, जिस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ किलमॉन्गर रेस्क्यू टोनी स्टार्क। एपिसोड के स्टार्ट होते ही वॉचर एक ऐसा यूनिवर्स दिखाता है जिस यूनिवर्स के अंदर जब टोनी स्टार्क को कुछ टेररिस्ट पकड़ लेते हैं तब उन सब की वजह से टोनी स्टार्क आयरन मैन बन जाता है। लेकिन एक दूसरे यूनिवर्स के अंदर जब टोनी स्टार्क के ऊपर कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं तो वहाँ पर एरिक किलमॉन्गर उसे बचा लेता है। जिसके बाद इस यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क कभी भी आयरन मैन नहीं बनता, लेकिन जान बचाने की वजह से टोनी स्टार्क किलमॉन्गर का दोस्त बन जाता है। लेकिन यहाँ हमें ये पता लगता है कि किलमॉन्गर के प्लान्स इस यूनिवर्स में भी बहुत बुरे हैं और उसने अपने बुरे प्लान्स को अंजाम देने के लिए टोनी स्टार्क की मदद की है। टोनी स्टार्क की मदद करने के बाद
किलमॉन्गर स्टार्क इंडस्ट्रीज का हिस्सा बन जाता है एंड देन वो टोनी स्टार्क और स्टार्क इंडस्ट्रीज की मदद से वाइब्रेनियम का एक ड्रोन बनाता है। लेकिन क्योंकि उसे वाइब्रेनियम के ड्रोन की एक पूरी आर्मी चाहिए थी, वो टोनी स्टार्क के दोस्त रोडी को लेकर उलियसिस क्लो के पास जाता है और उससे वाइब्रेनियम की डीलिंग करता है। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला वाइब्रेनियम को चोरी करने वाले उलियसिस क्लो को ढूंढता हुआ वहां पर आ जाता है। बट यहीं पर किलमॉन्गर टिचाला और रोडी दोनों को मार देता है और फिर हमें पता लगता है कि असल में किलमॉन्गर ने उलियसिस क्लो के साथ मिलकर इन सब की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। और फिर इन दोनों को मारने के बाद वो पूरी दुनिया के सामने इन दोनों की मौत को ऐसे दिखाता है कि टिचाला ने रोडी को मारा है और रोडी ने टिचाला को, ताकि इसकी वजह से अमेरिका और वकांडा दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। और ऐसा होता भी है, ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन इसी दौरान टोनी स्टार्क किलमॉन्गर के बारे में जान जाता है, बट किलमॉन्गर टोनी स्टार्क को भी मार देता है ताकि टोनी स्टार्क उसके बारे में किसी को बता न सके। साथ ही साथ वो टोनी स्टार्क की मौत को भी ऐसे दिखाता है कि उसकी डेथ को देखकर अमेरिका को ऐसा लगे कि उसे वकांडा वालों ने मारा है। इसके बाद यूएस आर्मी वकांडा के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी आर्मी को वकांडा की तरफ भेज देती है। लेकिन इधर किलमॉन्गर उलियसिस क्लो को मारकर वकांडा का दोस्त बन जाता है, जिसके बाद वो वकांडा की तरफ से फाइट करता है और यूएस आर्मी को हरा देता है। जिसके बाद वकांडा के राजा टिचाका किलमॉन्गर को नया ब्लैक पैंथर बना देते हैं। देन ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगले एपिसोड का नाम है व्हाट इफ थॉर वर एन ओनली चाइल्ड, यानी कि क्या होता अगर थॉर अपने माता पिता का इकलौता बच्चा होता। इस यूनिवर्स के अंदर ओडिन लोकी को गोद लेने की बजाय उसे उसके फादर लोफी को लौटा देते हैं, जिस वजह से थॉर ओडिन का अकेला बच्चा होता है और अकेला होने की वजह से वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है और उसे हर टाइम पर पार्टीज करना और मस्ती करना पसंद होता है। इसके कुछ टाइम बाद ओडिन अपने ओडिन स्लीप में चले जाते हैं और फ्रीगा भी काम के लिए एसगार्ड से बाहर चली जाती है। जिसके बाद मौके का फायदा उठाकर थॉर अपने सारे साथियों को लेता है और सीधा अर्थ पर चला जाता है और वहाँ पहुंचकर पार्टी करने लगता है। लेकिन थॉर और उसके साथियों की वजह से वहाँ बहुत ही धूम धमाका होता है और अर्थ के लोगों को परेशानी होती है। साथ ही साथ थॉर के बहुत सारे साथी वहाँ मस्ती मजाक में बहुत सी चीजें तोड़ भी देते हैं। बट यहीं पर थॉर की मुलाकात जेन से भी होती है, जो कि बहुत ही कम टाइम में उसकी दोस्त बन जाती है और उसके साथ पार्टीज को एंजॉय करने लगती है। लेकिन थॉर और उसके साथियों की ये सारी हरकत देखकर शील्ड वाले कैप्टन मार्वल को बुलाते हैं और उसे जिम्मेदारी देते हैं कि वो थॉर को रोके। जिसके बाद कैप्टन मार्वल थॉर के पास जाती है और उसे पार्टी बंद करने के लिए कहती है, जिस वजह से थॉर और कैप्टन मार्वल दोनों के बीच फाइट हो जाती है। लेकिन थॉर फाइट के बाद भी नहीं मानता और क्योंकि थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए शील्ड वाले कैप्टन मार्वल के जरिए उसे एक बिल्कुल सुनसान जगह पे ले जाते हैं जहाँ आसपास कोई भी नहीं होता और फिर वो उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब मारने वाले होते हैं। लेकिन यही सब देखकर जेन फोस्टर एसगार्ड में हेमडाल से कांटेक्ट कर लेती है, जिसके बाद हेमडाल उसे अपने पास बुला लेता है और फिर वहां पहुंचकर जेन फोस्टर थॉर और उसके साथियों के बारे में हेमडाल को सब बता देती है। जिसके बाद हेमडाल जेन को फ्रीगा के पास भेज देता है, जहां पहुंचकर जेन फ्रीगा को सब कुछ बता देती है। देन ये जानते ही फ्रीगा सीधा थॉर के पास उसे समझाने जाती है और फिर जैसे ही शील्ड वाले वहां पर फ्रीगा को देखते हैं, वैसे ही वो बॉम्ब मारने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। फ्रीगा के समझाने से थॉर समझ जाता है और अपनी पार्टी को बंद करके अपने साथियों के साथ मिलकर सारी चीजें ठीक करने लगता है। और फिर इसके कुछ टाइम बाद जब फ्रीगा दोबारा थॉर को देखने आती है, तब वो ये देखती है कि थॉर अपने साथियों के साथ मिलकर पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद थॉर जेन से बात करता है, लेकिन उसी टाइम पर वो ये देखता है कि उसके सामने एक पोर्टल खुला है, जिस पोर्टल के अंदर से कई सारे रोबोट्स निकलते हैं और उन्हीं सब के पीछे होता है अल्ट्रॉन, जिसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। पर आखिरकार ये सब कैसे हुआ, इस बारे में हमें एपिसोड नंबर 8 में दिखता है, जिस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ अल्ट्रॉन वॉन। इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही वॉचर बताता है कि जैसे एक यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क ने जब अल्ट्रॉन को क्रिएट किया था, तब अल्ट्रॉन ने अपने लिए एक वाइब्रेनियम बॉडी बनाई थी और वो खुद को उसमें लोड कर रहा था। लेकिन एवेंजर्स की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया, जिसके बाद आगे चलकर वो बॉडी बनी विजन और फिर उसी विजन के साथ मिलकर एवेंजर्स ने अल्ट्रॉन को खत्म कर दिया था। लेकिन एक दूसरे यूनिवर्स के अंदर जब अल्ट्रॉन ने अपने लिए वाइब्रेनियम बॉडी बनाई थी, तब वो अपने आप को उस बॉडी में अपलोड करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो सारे एवेंजर्स को मार देता है और पूरी दुनिया के ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा देता है, जिससे कि पूरी दुनिया के सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी सिर्फ 2 ही ऐसे सुपर हीरोज होते हैं जो कि बच जाते हैं और वो होते हैं ब्लैक विडो और हॉकाई। बट इसी यूनिवर्स के अंदर जब थैनोस 5 इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करके माइंड स्टोन को लेने के लिए इस यूनिवर्स में आता है, तब यहाँ पर आते ही अल्ट्रॉन उसे मार देता है और उसके पास से 5 इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लेता है। जिसके बाद अल्ट्रॉन के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाते हैं और वो एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाता है। इसके बाद स्टोन्स की पावर्स को यूज करके वो अपने लिए एक रोबोट्स की बहुत बड़ी आर्मी बनाता है और फिर वो एक एक करके यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ ब्लैक विडो और हॉकाई दोनों ही अल्ट्रॉन को हराने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं और इन्हीं सब के लिए वो दोनों रशिया पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद केजीबी के एक हेडक्वार्टर के अंदर उन्हें आर्निम जोला की एक फाइल मिलती है। आर्निम जोला जो कि हाइड्रा के लिए काम करता था, लेकिन जब वो मर जाता है तब हाइड्रा वालों ने आर्निम जोला को एआई बना दिया था। इसके बाद इसी फाइल के जरिए उन दोनों को ये पता लग जाता है कि अभी आर्निम जोला का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबेरिया के एक हिडन प्लेस में है। जिसके बाद वो दोनों सीधा वहां जाते हैं और वहां पहुंचकर आर्निम जोला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद हॉकाई उस एआई को अपने तीर के अंदर स्टोर कर लेता है। बट यहीं पर अल्ट्रॉन के बहुत सारे रोबोट्स उन पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद ही हॉकाई एक रोबोट के ऊपर उस तीर को मारता है। जिसके बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आर्निम जोला अंदर
अंदर ही अंदर अल्ट्रॉन को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो मेन अल्ट्रॉन को खत्म नहीं कर पाता। और वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर अल्ट्रॉन यूनिवर्स के बाहर होता है, जिसके बाद ही वो सारे रोबोट्स मिलकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं, जो देखकर हॉकाई उन सारे रोबोट्स का सामना करता है और अपनी जान को कुर्बान करते हुए ब्लैक विडो को उस जगह से निकाल देता है, जिसके बाद ब्लैक विडो यहाँ पर अकेली बच जाती है। इधर दूसरी तरफ अल्ट्रॉन यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट यहीं पर वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि जब उसके बगल में वॉचर बात कर रहा होता है तब वो न सिर्फ वॉचर की बातें सुनता है बल्कि वो वॉचर को देख भी पाता है, और फिर देखते ही देखते वो वॉचर के डायमेंशन में आ जाता है और फिर उससे भी फाइट करने लगता है। यहाँ आने के बाद अल्ट्रॉन मल्टीवर्स के दूसरे यूनिवर्सेस को भी देख लेता है और फिर इसीलिए वो ये भी प्लान करता है कि अब वो मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस को भी खत्म कर देगा, बट ऐसा करने से पहले वो वॉचर को जान से मारने की कोशिश करता है। इस लड़ाई में वॉचर अल्ट्रॉन से हारने लगता है और फिर इसीलिए उसे वहाँ से भागना पड़ता है, जिसके लिए वॉचर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा उस यूनिवर्स में चला जाता है जिस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने सब कुछ तबाह कर दिया था। बट यहाँ पर वॉचर को ये रियलाइज हो जाता है कि वो अकेले इतना पावरफुल नहीं है कि वो अल्ट्रॉन को हरा सके, और इसीलिए वो ये फैसला करता है कि वो अल्ट्रॉन को हराने के लिए दूसरे लोगों की भी मदद लेगा और अब वो मल्टीवर्स को बचाने के लिए अपनी कसम को तोड़ेगा। और फिर इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसके बाद चालू होता है 9वां एपिसोड, जो कि व्हाट इफ सीजन 1 का आखिरी एपिसोड है, और इस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ द वॉचर ब्रोक हिज ओथ, यानी कि क्या होगा अगर वॉचर अपनी कसम तोड़ देगा। सो बेसिकली इस पूरे एपिसोड के अंदर हम यही देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती ही हम वॉचर को देखते हैं, जो कि अल्ट्रॉन को हराने के लिए एक टीम बनाने का फैसला करता है, जिसमें वो सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। और क्योंकि वॉचर को ये पता होता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो इसे अपने साथ टीम में शामिल करता है। नेक्स्ट वो कैप्टन कार्टर को चुनता है, और ये कैप्टन कार्टर वही कैप्टन कार्टर होती है जो कि स्टीव रॉजर्स की जगह पर सुपर सोल्जर बनी होती है। इसके बाद वो उस टिचाला को चुनता है जो कि स्टार लॉर्ड होता है। नेक्स्ट वो उस किलमॉन्गर को चुनता है जिसने की अपने यूनिवर्स के अंदर ब्लैक पैंथर और टोनी स्टार्क को मार दिया था। इसके बाद वॉचर थॉर को चुनता है, और ये वही थॉर होता है जो कि इकलौता चाइल्ड होता है। एंड देन उसके बाद वॉचर एक ऐसी यूनिवर्स की गमोरा को चुनता है जिसने की अपने यूनिवर्स के अंदर थैनोस को मारकर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह कर दिया था। इसके बाद वॉचर की इस टीम में टोटल 6 मेंबर्स हो जाते हैं, जो कि होते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन कार्टर, टिचाला एके स्टार लॉर्ड, एरिक किलमॉन्गर, गमोरा और थॉर। और वॉचर अपनी इस टीम को नाम देता है गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। और फिर इसके बाद ही वॉचर अपनी टीम को अल्ट्रॉन के बारे में बताता है कि किस तरह से अल्ट्रॉन इतना ज्यादा पावरफुल बन गया और अब वो पूरे मल्टीवर्स को ही बर्बाद करना चाहता है, और फिर इसीलिए अब उन सब का काम है उस अल्ट्रॉन को रोकना। यहाँ पर ये सारे मिलकर प्लान बनाते हैं, जिसमें गमोरा सभी को एक मशीन दिखाती है जिसका नाम होता है इन्फिनिटी क्रशर, और वो सभी को बताती है कि अपने यूनिवर्स के अंदर उसने इसी मशीन का यूज करके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय किया था। सो इसीलिए सारी टीमें डिसाइड करती है कि वो लोग एक बार फिर से इसी मशीन का यूज करके अल्ट्रॉन के इन्फिनिटी स्टोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद ही वॉचर उस पूरी टीम को लेकर सीधा उन्हें एक ऐसे प्लेनेट के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है जो प्लेनेट पूरी तरह से खाली होता है, और फिर जैसी विजन को उनके बारे में पता लगता है वैसी वो भी वहाँ पर उन्हें मारने आ जाता है। जिसके बाद गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स और अल्ट्रॉन के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। इसी दौरान टीम के कुछ मेंबर्स एक पोर्टल के जरिए उसी यूनिवर्स के अंदर जाते हैं जिस यूनिवर्स से एक्चुअली अल्ट्रॉन बिलोंग करता है, और यहाँ पहुंचकर ये सभी इस यूनिवर्स की ब्लैक विडो से मिलते हैं। जिसके बाद ये ब्लैक विडो भी इस टीम का हिस्सा बन जाती है, एंड देन टीम के सारे मेंबर्स मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद गमोरा अपने मशीन का यूज करके अल्ट्रॉन के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह करने की कोशिश करती है, बट वो लोग ये देखते हैं कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स तबाह नहीं हुए हैं। ये देखकर हीरोज हैरान हो जाते हैं, बट अल्ट्रॉन उन्हें बताता है कि हर यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स एक दूसरे से अलग होते हैं, और इसीलिए ये मशीन भी उसके स्टोन्स के ऊपर काम नहीं कर रही है, क्योंकि इस मशीन को जैसे इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए डिजाइन किया गया है उसके स्टोन्स वैसे नहीं है। इसके बाद लड़ाई फिर से चालू हो जाती है, और फिर लड़ाई के अंदर अल्ट्रॉन सभी के ऊपर भारी पड़ने लगता है। बट फिर तभी ब्लैक विडो को ये याद आता है कि उसके पास हॉकाई का वो वाला तीर है जिसके अंदर आर्मिन जोला का एआई है। सो इसीलिए वो कैप्टन कार्टर की मदद से अल्ट्रॉन के ऊपर उस तीर से वार करती है, जिसके बाद ही वो तीर सीधा अल्ट्रॉन को लगता है, और फिर आर्मिन जोला अल्ट्रॉन की बॉडी में आ जाता है, और फिर देखते ही देखते आर्निम जोला का एआई अल्ट्रॉन को अंदर ही अंदर डिलीट कर देता है, जिसके बाद अल्ट्रॉन की बॉडी नीचे गिर जाती है। लेकिन जैसे किलमॉन्गर ये देखता है कि अल्ट्रॉन खत्म हो चुका है, वैसे ही वो उसके पास आकर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लेता है, और फिर स्टोन्स को लेकर वो अपने साथियों को ही मारने लगता है। लेकिन फिर तभी आर्निम जोला का एआई जो कि अल्ट्रॉन की बॉडी पर कब्जा कर चुका था, वो अपनी जगह पर खड़ा होता है और वो किलमॉन्गर की बॉडी से स्टोन्स को निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर स्टोन्स को हासिल करने लगते हैं। और क्योंकि वो दोनों एक साथ स्टोन्स को पाना चाहते थे, इसीलिए स्टोन्स भी एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। ये सब देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज ये प्लान बनाते हैं कि वो इन दोनों को एक जगह पर कैद कर देंगे, ताकि उन दोनों के शैतानी इरादे से मल्टीवर्स को बचाया जा सके। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ही करते हैं, वो उन दोनों को एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर कैद कर देते हैं और उन दोनों को हमेशा के लिए आपस में लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद ही वॉचर उन सबको ये भी बताता है कि अभी जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ पहले ही जानता था, यानी कि वो ये जानता था कि किस तरह से यहाँ पर उन सबकी लड़ाई होगी, किस तरह से गमोरा का इन्फिनिटी क्रशर बेकार साबित होगा, किस तरह से आर्निम जोला का एआई अल्ट्रॉन को खत्म करेगा, और फिर किस तरह से एरिक किलमॉन्गर सबको धोखा देगा। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी कुछ ना बताना उसकी मजबूरी थी।
फिर उसके बाद ही वॉचर सभी को भेज देता है, जिसमें वो सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को उसके यूनिवर्स के अंदर भेज देता है और उसे ये जिम्मेदारी देता है कि वो उस पॉकेट डायमेंशन की निगरानी रखे, ताकि जैसी तबाही अभी हुई है वैसी तबाही फिर से ना हो। इसके बाद ही वॉचर टिचाला, कैप्टन कार्टर, गमोरा और थॉर चारों को उनके यूनिवर्स में वापस भेज देता है, लेकिन ब्लैक विडो अपने यूनिवर्स में जाने से मना कर देती है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स उसका पूरे यूनिवर्स अल्ट्रॉन ने तबाह कर दिया था। सो इसीलिए वॉचर ब्लैक विडो को उस यूनिवर्स के अंदर भेज देता है जिस यूनिवर्स के अंदर हैंक पिम ने सारे एवेंजर्स को मार दिया था और लोकी ने अर्थ पर कब्जा कर लिया था। और यहीं पर निक फ्यूरी, कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल दोनों के साथ मिलकर लोकी को राज करने से रोक रहे थे, जिसके बाद इन सबकी टीम में ब्लैक विडो भी शामिल हो जाती है और फिर वो सबके साथ मिलकर लोकी को हरा देती है। इसके बाद ही हमें वॉचर दिखता है और यहाँ पर वॉचर ये कहता है कि उसने पहले ये कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मल्टीवर्स के किसी भी यूनिवर्स के अंदर दखल नहीं देगा, लेकिन आज से वो एक नई कसम खा रहा है कि अब से चाहे कुछ भी हो जाए वो हर हाल में मल्टीवर्स की हिफाजत करेगा। इसके बाद ही फाइनल एपिसोड के क्रेडिट सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि जब कैप्टन कार्टर अपने यूनिवर्स में वापस गई थी तब वहाँ पर उसे एक समुद्री लुटेरे के जहाज के अंदर हावर्ड स्टार्क का बनाया हुआ हाइड्रा स्टॉम्पर दिखता है, जिसके अंदर स्टीव रॉजर्स होता है। और फिर इसके साथ ही ये पूरी सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी वीडियो व्हाट इफ सीजन 1 के रिकैप के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।